औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज बुध का दिन है और 2 दिन बाद कहीं पर वीकेंड होगा, कहीं पर नहीं होगा। यानी जुम्मे के बाद कहीं काफ़ी जगह पर वीकेंड होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, जो कि हमारा नहीं होता। मेरा तो संडे भी ऑफ नहीं होता। तो ज़िंदगी ऐसे ही सम होती है। ज़िंदगी को आप कैसे लेकर चलते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को निभाना, ये आप पर डिपेंड करता है और चीज़ों को कैसे आप अपने गिरफ्त में करते हैं। रात का वाक़या बताऊँगा। एक दोस्त से बात हुई और दोस्त ने कहा कि ज़ीशान मेरे पॉकेट में भी इतने पैसे नहीं हैं। तो मैंने कहा कि भाई हमारी जानने वाली कोऑर्डिनेटर हैं जो कि माज़ूर हैं और जिनका घर पे भी कुछ प्रॉब्लम है। तो ना सिर्फ वो मौजूद मेरे साथ रहे और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में हमें आगे बढ़कर लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको अल्लाह तबारक व तआला पैसा बहुत देता है, लेकिन उस पैसे में से आप कितना उसकी मखलूक पर ख़र्च करते हैं, खालिक की, ये बहुत डिपेंडेंट होती हैं चीज़ें, क्योंकि आपका नामाए माल में वो चीज़ें लिखी जाती हैं। और उसके मेरे दोस्त के पैसों से जो घर पे किसी का चूल्हा चलेगा या किसी के पेट भरेगा या किसी का किराया दिया जाएगा, उसके अंदर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको इसी तरीके से मज़ीद तरक्कियाँ देंगे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर खालिद महमूद, जो कि प्रीवियस प्रोग्राम में भी आपने देखा आई कंसल्टेंट है और चीज़ों को रिफॉर्म्ड करते हैं। आँखों का पर्दा हो, आँखों के अंदर मोतिया हो, नज़र का मसला हो या आपकी कुछ भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। द वन इज चार्मिंग। आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, वो तो वैसे ही एनर्जी दे देती है इंसान को। आंखें तो बात की बात है, वैसे ही देखकर आपको जो एनर्जी आती है। डॉक्टर साहब, आज के दिन हमने अपने उन बच्चे और बच्चियों के लिए, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम बात करनी है। हम टीनेजर्स हैं और मेहंदी पर लेंस अगर ब्लू आपने लगाया था तो रात वाले दिन मैंने लगाना है। आज आपने लगा लिया, कल मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी। तो मुझे बताएं कितना हार्मफुल है, और अगर सोते हुए लेंस कहीं इधर उधर गायब हो गया आंख में, तो क्या उसके लिए ऑपरेट होता है या वो खुद ही निकल आता है? ये दो बातें मैं सम करके आपसे जानना चाहूँगा। अच्छा, आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई आंखें मैंने ख़राब होती हुई देखी हैं कि पेशेंट्स आते हैं और सिर्फ कंप्लेन ये करते हैं, दो चीज़ें बता रहे होते हैं। या तो ये बता रहे होते हैं कि हमने ये कॉन्टैक्ट लेंस पहना, या तो बहुत पुराना होता है, ठीक है, या किसी और का इस्तेमाल शुदा होता है, और या ये होता है कि पहन के हम सो गए और बेख्याली में, और फिर अगले दिन जब सुबह उठें तो आँख का ये हाल हो गया है कि सूची हुई आँख के पपोटों के साथ लाल आँख होती है, पानी निकल रहा होता है, पस निकल रहा होता है और नज़र बिल्कुल ख़त्म हुई हुई होती है। इसके साथ पेशेंट्स जो है ना वो आते हैं अक्सर, और जब हिस्ट्री ली जाती है तो पता ये चलता है कि या तो बहुत ही पुराना कॉन्टैक्ट लेंस है या किसी दूसरे का इस्तेमाल शुदा है। तो जब दूसरे का इस्तेमाल शुदा हुआ होता है, इस्तेमाल किया हुआ कॉन्टैक्ट लेंस होता है, तो होता ये है कि हर आदमी की आँख के अंदर एक नेचुरल बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, कि पास बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसकी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट किए हुए होते हैं। दूसरे आदमी के अंदर वही बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल होते हैं। तो जब एक आदमी के आँख के अंदर का इस्तेमाल किया हुआ लेंस दूसरे के आँख में जाता है, और हो सकता है कि उस आदमी को वैसे भी इन्फेक्शन रहा हो जो कि उस वक्त शो नहीं हुआ हो, बाद में वो मैनिफेस्ट किया हो, तो वो इन्फेक्टेड लेंस आप लगा लेते हैं अपनी आँख में, तो आप वो लेंस जो है वो व्हीकल बन जाता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का और बैक्टीरिया का, और एक आँख से वो दूसरी आँख के अंदर मुंतकिल हो जाता है। ठीक है। तो ये पेशेंट जो है वो, ये बाज़ बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही वेरेलेंट होते हैं और बहुत ही तेज़ी से अपना असर कर डालते हैं। तो उसमें ये होता है कि चंद घंटों के अंदर ही आँख का जो सामने का पर्दा होता है, जिसको कॉर्निया कहते हैं, उसको वो डैमेज कर देता है। तो उसकी या तो सरफेस को ख़राब करता है और बाज़ दफ़ा उसको पेनिट्रेट कर जाता है और उसके अंदर पस क्रिएट कर देता है। ठीक है। तो अगर बहुत ही अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तब फिर तो वो क्योरेबल होता है, और अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाए या सही इलाज नहीं हो पाए तो वो बीनाई ज़ाया होने का सबब बन जाता है, यानी कम्प्लीटली ज़ाया हो सकती है। तो मतलब ये हार्मफुल है कि किसी बहुत के हार्मफुल, किसी का इस्तेमाल किया हुआ या अपना ही, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन करके नहीं रख रहे हैं और प्रॉपर रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी बहुत हार्मफुल होता है। अच्छा, दूसरा जो आपने बात पूछी थी कि अगर पहन के सो जाते हैं तो फिर क्या होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बेख्याली में जो सो जाता है आदमी, और वो बेख्याली में हाथ लगता है और वो लेंस भी अपनी जगह से हिल जाता है या रगड़ लग जाती है, तो आम तौर से तो ये होता है कि वो अंदर ही पपोटे के अंदर कहीं फंस जाता है। सही। और वो फिर बहुत शदीद दर्द के साथ पेशेंट आता है।
तो उसको फिर निकालने के लिए आपको आईलेट को जो है वो मोड़ना पड़ता है, और मोड़ के फिर फोर्सेप्स से निकालना पड़ता है। या तो वो निकल ही गया होता है, इतना डैमेज कर चुका होता है कि आपने निकालने के दौरान अपनी कॉर्निया को काफ़ी रब कर देते हैं, और उसकी कॉन्टैक्ट लेंस के एजेस से रगड़ लग के कॉर्निया ख़राब हो चुकी होती है, कट आ जाता है। और वरना वो अगर फंसा हुआ होता है लिड के अंदर, तो वो रगड़ हर मर्तबा जब आप ब्लिंक करते हैं तो वो रगड़ लगाता है और वो कॉर्निया को डैमेज करता है, तो उसको फिर निकालना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो एक हम वो कहते हैं ना कि आंख के अंदर से जो आजकल लेंसेज पे एक सेल भी लग जाती है, तो आई गेस वो एक दफ़ा यूज़ करने वाला है लेंस जिसको लोग सालों साल यूज़ करते हैं। जी हाँ, ये इसमें कॉन्टैक्ट लेंसेज की क्वालिटीज़ होती हैं, टाइप्स होती हैं। बाज़ होते हैं कि वो वन टाइम यूज़ करने डिस्पोजेबल होते हैं, यहाँ तो वो डिस्पोजेबल लेंसेज को 6-6 महीने यूज़ किया जाता है। तो बाहर जो रिकमेंडेड है, कंपनी की रिकमेंडेशन होती है, वो सिंगल टाइम यूज़ की होती है। बाज़ होते हैं वो एक्सटेंडेड वेयर होते हैं, तो उनको आप थोड़ा लंबे अरसे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या उनको जो है ना आप रात में उतार के उसको क्लीन करके रख दें सोल्यूशन में, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको फिर क्लीन करके और फिर आँख के अंदर लगाया जाता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ होता ये है कि सिंगल टाइम यूज़ वाले को ही एक्सटेंडेड वेयर के तौर के ऊपर यूज़ किया जा रहा होता है, क्योंकि कॉस्ट बचाने के लिए ये किया जाता है। ये बहुत गलत है, और गलत प्रैक्टिस के साथ साथ मजीद आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि चश्मा क्या परमानेंटली उतर सकता है, लेसिक किस उम्र में आपको करवाना बेहतर है और किस उम्र तक ये हो सकता है, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। लेकिन हमें आलमशेर ईवान ने ज्वाइन किया है, जो कि ऑल प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन के रूहे रवां हैं और तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और इनकी फैमिली में कोई बीमार है जिनकी इयादत के लिए हॉस्पिटल में थे, अभी भी हॉस्पिटल में थे। हमने कॉल की कि भाई आ जाए, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? तबीयत ठीक ठाक है? कैसे हैं आपके मरीज़? बेहतर हैं? ऑपरेट था उनका? चल, अल्लाह ताला खैर करे, बेहतर हैं, आईसीयू से बाहर आ गए। चले माशाल्लाह। आलम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी बिजी थे और आपको हमने वो कहते हैं ना हाईजैकिंग वाला काम किया, तो आपका हुक्म हम नहीं टाल सकते। जज़ाकल्लाह। अच्छा आलम भाई, सबसे पहले तो अब ये बताएं कि अब अगर हम बात करते हैं तालीमी निसाब की, तो एक ख़बर मैंने पढ़ी कि फिर से कुछ चेंजेस आ रही हैं, क्या ये सही है, ये गलत है? क्योंकि लोगों के अंदर भी फेसबुक पे ऊपर और टिकटॉक पे ऊपर कुछ लोग आकर न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं बड़ी अजीब व गरीब, इवन इंस्टा पे भी, कि पेपरों में कुछ तब्दीली लाई जा रही है, डेट्स को चेंज किया जा रहा है, और पता नहीं ABC करके पेपर। तो ये क्या है? कुछ मिथ्स हैं, ये क्लियर कीजिएगा, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं इस बारे में। शान भाई, असल में ये है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ पर जो है अगर एक कोई जो है कोई पोस्ट को जो है शेयर कर दे, तो दूसरा आदमी जो है बिला उसको तहकीक किए जो है ना आगे उसको बढ़ाता जाता है, तो वो वायरल हो जाती है। ऐसे ही यानी हम एक स्टेक होल्डर हैं, अभी तक हमसे ये बात ना किसी बोर्ड ने शेयर की है, ना गवर्नमेंट स्टीयरिंग कमेटी है हमारी उसमें शेयर हुई है। हाँ, ये है कि जिस तरीके से कवर्ड के बाद एक एग्ज़ाम जो है थोड़े से लेट हो गए थे, तो हर साल जो है उसको एक एक मंथ जो है वो पीछे लाया जा रहा है कि वो उसी तरीके से जिस तरीके से मार्च अप्रैल में होते थे वो उस टाइमिंग में आ जाए। बाकी निसाब में जो है 19-20 तो वो चेंजिंग आती हैं, ठीक है, बाकी ऐसा कोई भी जो है वो निसाब चेंज नहीं हो रहा। जबरदस्त। अच्छा जी, साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि अब जो एक्सपेक्टेड डेट्स क्या सामने आ रही है सप्लीमेंट्री पेपर्स की? सप्लीमेंट्री पेपर जो है वो दिसंबर में होंगे। दिसंबर में होंगे? दिसंबर में होते हैं। ठीक है। अच्छा आलम भाई, वही वाली चीज़ के कुछ बच्चों के जो एग्ज़ाम से पहले, सॉरी, रिज़ल्ट से पहले जो बच्चों को एडमिशन दे दिए गए थे, अब उनका भी वही मसला चल रहा है, और 2-4 लोगों ने हमसे भी कांटेक्ट किया जिनको आपकी तरफ रेफ़र किया, लेकिन वो यही कह रहे थे कि पहले आप शो पर आकर बात करें तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, कि उनको कोई ताहल जो कॉलेजेस हैं वो नहीं कह रहे, क्योंकि वो 2 पेपर्स में फ़ेल हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होता तो हम नहीं जहाँ तक कॉलेजेस का इशू है, तो वो तो देखिए फेलियर बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। इसके लिए मस्ट है कि वो पहले मैट्रिक पास हो, तभी वो फर्स्ट ईयर में जो है वो उसका एडमिशन हो सकता है। अब जो प्रीवियस इन बच्चों के स्कूल थे जिनसे इन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, उनके ऑनर्स को या उनके प्रिंसिपल्स को चाहिए, जब बोर्ड ने आपको ये सहूलत दी है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दी, और इसके ऊपर ये तमाम स्कूल के जो बच्चे 27,000 बच्चों का इशू आया था, जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, उनमें से काफ़ी बच्चे जिन्होंने पेपर दिए लेकिन वो
जो है वो एब्सेंट शो किए गए मार्कशीट में, तो उन बच्चों के लिए ये सहूलत दी गई थी कि आप एप्लीकेशन अपने स्कूल का, आपका स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो लेटर हेड पे जमा कराए रोल नंबर के साथ, तो उन बच्चों की दोबारा जो है वो कापियाँ निकाल के उन्हें रिज़ल्ट सही करके दिया जा रहा है। अब जिन ये 4 बच्चों का आप जो है जिक्र कर रहे हैं या दीगर बच्चे हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने स्कूल से रब्ता करें, ठीक है। अगर उनके स्कूल्स ने अभी तक उनकी मार्कशीट्स बोर्ड में जमा ही नहीं कराई तो पहली फुर्सत में अभी भी वो हो जाएंगी, वो करवा दें, ठीक है। तो इससे पहले कि सप्लीमेंट्री के जो है एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाए, फार्म जमा होना शुरू हो गए सप्लीमेंट्री, इसको अब सप्लीमेंट्री का नाम ख़त्म कर दिया गया, अब इसे एनुअल 2 का नाम दे दिया गया। ठीक है। तो एनुअल 2 के अभी जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो जमा होना शुरू हो गए, लेकिन जब इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी तो फिर ये तमाम काम रुक जाएगा प्रीवियस। ठीक है जी। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि जैसे कि सिक्योरिटी एहलकार हमारे साथ कल भी मौजूद थे, आज जो ड्यूटी पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे रात 8 से लेकर ताहाल अभी तक, मलिक हसन साहब और अनवर मैथ्यू साहब। अब मैथ्यू साहब हैं या मैथ्यू साहब हैं, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं माज़रत चाहूँगा सर, लेकिन ये वो लोग हैं मुहाफ़िज़ कराची हैं और हमारे कराची के जवान हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और अब किसने ज्वाइन इन किया ये भी मैं आपको बताऊँगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं कि चश्मा उतरने का एक सेकंड नेम हम उसको लेसिक भी बोलते हैं, ठीक है। लेसिक एक तो किस उम्र में करवा सकते हैं और इसके बाद कोई प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को? जी, लेसिक की मिनिमम एज होती है, मैक्सिमम एज तो कोई भी नहीं होती है। मिनिमम एज जो होती है वो 18 साल होती है। ओके। लेकिन 18 साल से पहले भी किया ये जाता है कि क्राइटेरिया उसके कुछ होते हैं कि नंबर जो है वो स्टेबल होना चाहिए, बढ़ ना रहा हो या चेंज ना हो रहा हो, कम से कम 6 महीने तक स्टेबल हो। तो 18 साल की उम्र के बाद 6 महीने तक अगर वो स्टेबल है तो फिर किया जा सकता है। ठीक है। और लड़कियों का आमतौर से ये स्टेबल हो जाता है क्योंकि हाइट और ग्रोथ उनकी जो है ना वो जल्दी कंप्लीट हो जाती है। लड़के यूजुअली जो है वो 19 साल की उम्र तक जो है स्टेबल होता है उनका नंबर। तो ये लेकिन मिनिमम एज जो है कट ऑफ वो 18 कंसिडर की जाती है। ठीक है। और इसके बाद की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं लेसिक करवाने के बाद? अच्छा, लेसिक के लिए हर आदमी जो है जो चश्मा पहनता है वो आइडियल कैंडिडेट नहीं होता है लेसिक के लिए। लेसिक के लिए चंद जो है ना वो प्री रिक्विजिट्स होती हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक मिनिमम एज हो, जिसके बाद के नंबर स्टेबल हो चुका हो, फिर कॉर्निया की थिकनेस जो है वो और उसकी मैपिंग देखी जाती है कि एक बीमारी होती है कि केरेटोकोनस कहलाती है, उसमें एक ख़ास जगह पे कॉर्निया पतली हो जाती है तो और उसकी थिकनेस भी कम हो जाती है, वो एज के साथ प्रोग्रेस कर रही होती है, तो उसमें बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। जिन लोगों को ड्राई आइज़ की बहुत शिकायत होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। अच्छा, ड्राई आई क्या होती है और बेसिकली ये इसकी वजह क्या होती है ड्राई आई होने की? ड्राई आई की हमारे आँख के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, लिड्स के अंदर जो है ना ग्लैंड्स होते हैं जो कि आंसू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो वो अगर सही मुनासबत से नहीं प्रोड्यूस हो रहे हों, बहुत सारी सिस्टमिक बीमारियां भी होती हैं तो जिसकी वजह से आंसू जो है वो सही मुनासबत से 3 लेयर्स होती हैं उसकी, वो सही मुनासबत से नहीं प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर वो सही नहीं होती हैं तो आदमी को एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन और इरिटेशन और ग्रिटीनेस की फीलिंग जो है ना वो आती है, ड्राइनेस की बात, बार बार उसको ब्लिंक करना पड़ता है और ज़रा सी भी हवा अगर चल रही होती है या अगर ड्राई हवा चल रही होती है तो उसको चुभन आँख में होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स लेसिक के लिए डिस्करेज किए जाते हैं। ठीक है। या जिन लोगों की कॉर्निया के अंदर स्कारिंग हुई है या पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से अभी भी वो डॉर्मेंट हो सकता है या तो वो भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, तो डॉक्टर को फिर प्रॉपर एग्जामिन करना होता है पेशेंट और उसके साथ साथ हिस्ट्री जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो बाज़ बीमारियां होती हैं कि जिनके अंदर के ये नहीं किया जाता है, तो वो डॉक्टर को जो है वो जज करना होता है और उसके बाद फिर तकरीबन समझ लें कि 70-80% के करीब पेशेंट्स का तो हो जाता है। फिर बाज़ लोगों का पीछे का पर्दा जो है वो ख़राब होता है। ठीक है। तो उसको टेस्ट करना होता है, अगर उसमें कोई कमज़ोरी है तो उसको पहले लेज़र करके उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, उसके बाद फिर लेसिक किया जाता है। तमाम चीज़ें प्रोसेस, दोनों का प्रोसीजर पेनफुल है लेसिक का भी? और नहीं, लेसिक बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है, इसमें सिर्फ ड्रॉप्स डालते हैं, सुन हो जाता है और इसमें 2-3 किस्म के लेसिक होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड लेसिक होता है जिसमें कि फ्लैप जो बनाया जाता है वो ब्लेड से बनाया जाता है,
तो एक ब्लेड वाला लेसिक होता है और एक ब्लेडलेस, जिसको कि फेमटो कहते हैं, वो लेसिक होता है। तो जो ब्लेड वाला होता है उसके अंदर भी ड्रॉप्स डाल देते हैं, सुन हो जाता है, फिर एक सक्शन रिंग क्रिएट की जाती है, फ्लैप बनाया जाता है, लेज़र किया जाता है और फ्लैप वापस रख दिया जाता है। दूसरा जो फेमटो होता है उसके अंदर जो फ्लैप बनाया जाता है वो भी लेज़र से ही बनाया जाता है, ठीक है, उसमें ब्लेड का कोई अमल दखल नहीं होता है। ठीक है, वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, वो ज़्यादा बेहतर प्लान्ड हो सकता है। ठीक है। तो पेनलेस होते हैं ये दोनों प्रोसीजर। दोनों प्रोसीजर पेनलेस बिल्कुल है। painless अच्छा जी, आलम भाई आपके लिए सवालात आए हैं जो कि मैं शामिल करूंगा प्रोग्राम में। सबसे पहले तो एक खातून है, उन्होंने कहा कि एक मिनट, हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि आलम भाई प्रोग्राम पे आए हैं और इनके प्रोग्राम का हमें इंतज़ार रहता है। आलम भाई आपके लिए खातून कह रही हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं एक निजी स्कूल में टीचर हूं और मुझे पढ़ाते हुए गुज़िश्ता 12 साल हो चुके हैं। अब जाकर मेरी जो तनख्वाह है वो 27,000 की गई और काम इतना लेते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। असल में बात यह है कि टीचर जो है उसे तो कभी घबराना चाहिए ही नहीं ना काम करने से। ऐसे ही है, उसे तो काम करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए नहीं, पैसे भी मिलने चाहिए और ना। पैसे का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पैसे भी अच्छे टीचर्स जो क्वालिफाइड टीचर होते हैं, अच्छे काबिल टीचर होते हैं, उनको सैलरी जो है प्राइवेट स्कूलों को देना उनकी मजबूरी होती है, देनी पड़ती है, ठीक है, अगर टीचर काबिल हैं तो। अब दूसरी बात यह कि हमें जो है सबसे पहले स्कूल टाइमिंग जो होती है ना, जितने भी हमारे इदारे होते हैं उनकी 8 घंटे या 12 घंटे ड्यूटीज़ होती हैं, लेकिन वायद उनमें हमारा शोबा होता है जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, हम 4 घंटे पढ़ा रहे होते हैं, तो इन्हें 4 घंटे के हिसाब से जो है ना, और उसमें भी जो है इनको सैलरी दी जाती है। बाकी जिस इदारे में जब ये जाते हैं तो इनसे एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, तो जब एग्रीमेंट साइन किया जा रहा होता है तो उस वक्त आपको पूछना चाहिए, बताना चाहिए, और अगर आप उस सैलरी पे काम करना चाहते हैं तो आप करें। फिर उसमें हर साल का जो इंक्रीजमेंट होती है वो भी बताई जाती है कि हर साल हम आपकी इतनी सैलरी में इजाफा करेंगे, अलाउंसेस में इजाफा करेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो फिर तो टीचर्स जो है वो इदारे मौजूद हैं, प्राइवेट स्कूल का जो है इंस्टीट्यूशन मौजूद है, वहाँ पर जो है वो टीचर अपनी एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, तो वो फिर मुतलका जो स्कूल होगा उसके ऑनर्स को, उनकी मैनेजमेंट को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपको जो है एक ग्रेडिंग दी जाती है। प्राइवेट स्कूलों को भी एक ग्रेडिंग दी जाती है कि ग्रेड के हिसाब से जिस तरीके से गवर्नमेंट के टीचर्स अपनी सैलरी लेते हैं, इस तरीके से आप प्राइवेट टीचर्स को भी सैलरी दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि ये स्कूल किस एरिया का है, वहाँ की फीसिस क्या हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इसलिए अगर इस हमारी बहन को, बच्ची को जो है कोई परेशानी है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो डायरेक्टरेट है, मतलब वहाँ पर आपसे एप्लीकेशन नहीं, और दूसरी बात ये कि आपसे या रब्ता कर सकते हैं। पर्सनली जो है ठीक है। मुझे उस स्कूल का नाम बता देंगी तो मैं उसके ऑनर से बात कर लूँगा। ठीक है जी, यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है। आलम भाई, एक और सवाल भी बच्चों के तरफ से आया है आपके लिए, वो हम आएंगे ब्रेक के बाद, आपसे कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान सर। और जनाब, वेलकम बैक। और अब हम दोबारा आलम शेरवान भाई आपसे बात करेंगे कि बच्चे ने सवाल किया कि 2:30 बजे जब स्कूल ऑफ होगा तो उसके बाद वो 3 साढ़े 3 घर पहुंचेगा, किस वक्त वो खाना खाएगा, किस वक्त वो नमाज़ पढ़ेगा, किस वक्त वो मदरसे के लिए जाएगा, तो ये तमाम चीज़ों में एक्टिविटी कहाँ होगी ज़िंदगी में। वैसे अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो हमारे यहाँ 12 बजे ऑफ हो जाता था क्योंकि सेकेंड शिफ्ट लगनी होती थी, तो 12 बजे भी बच्चा पढ़ के अच्छे नंबर ला सकता है। अच्छा, इसमें दो वे में हम बात करते हैं ना, एक तो मैनेजमेंट के हवाले से बात करते हैं और एक एज एजुकेशन के हवाले से बच्चों की बात करते हैं ना। अब चीज़ ये है कि जो स्कूल 2 शिफ्टों में चल रहे हैं तो उनकी तो 12 बजे 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, ठीक है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे वो प्राइवेट है, ठीक है। लेकिन जो स्कूल एक ही शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो उनकी जो है 1:30 बजे तक जो है उनकी टाइमिंग है जो गवर्नमेंट की तरफ से है। अब ये बच्चा 2 बजे या 3 बजे वाली जो बात कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो 1:30 बजे तक जो है इनको छुट्टी हो जाती है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि हमारे बच्चे जो सवाल कर रहे हैं इनको पढ़ाई से जो है ना भागना नहीं चाहिए, ये मैट्रिक तक की इनकी जो है एजुकेशन है, और जो स्कूल ज़्यादा टाइमिंग लेते हैं तो बच्चों की भलाई के लिए उनमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। अच्छा, जब हम सुबह बच्चों को अर्ली बुला लें ना तो फिर भी वालिदैन का एतराज़ होता है कि इतनी जल्दी हम बच्चों को कैसे पहुँचाएँ, यही होता है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है, बहुत सारे सवाल, यानी हम किसी भी हाल में खुश नहीं हैं। ऐसे तो अगर जल्दी बुला लें तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन वहाँ ये कहते हैं नहीं 8 बजे तक हमें बुलाएं, 7:30 बजे तक हमें बुलाएं,
कुछ जो है जो छोटी क्लासों के बच्चे हैं वो 8:30-9 बजे तक भी आ रहे होते हैं। तो इस लिहाज से तो बच्चों को कम से कम यहाँ बैठ के हम ये नहीं कहेंगे कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म नहीं है, ये इनकी अच्छाई के लिए है और इनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का जो है ना एक टाइम टेबल जो है उसको ये मेंटेन करें, ठीक है, ताकि अभी से इनकी जो है ज़िंदगी जो है सही सिमत में जाए और काम से नहीं घबराना चाहिए। और ये तो फिर पढ़ाई वाला मसला है, अगर वो ये पूरा जो 2, 2.5-3 घंटे इनके ले रहे हैं तो इनमें लाजमी बात है इनको खेल का पीरियड भी देते होंगे, दीगर इनकी एक्टिविटी भी होती होंगी, ठीक है। और फिर अब जब स्कूल के गेट से आप बाहर चले गए और आप घर तक पहुंचते हैं, इसमें स्कूल का कोई कसूर नहीं है। ये आप गवर्नमेंट से पूछें कि आपने रोड क्यों नहीं सही बनाए, आप ट्रैफिक का निज़ाम आपने क्यों सही नहीं किया, ठीक है। तो पेरेंट्स भी अच्छा। दूसरी बात यह है कि वही बच्चे स्कूल आ रहे होते हैं, फिर वही बच्चे मदरसे भी जा रहे हैं और वही बच्चों को फिर शाम को ट्यूशन भी जाना है, ठीक है। तो ये बच्चों को मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि जब आप स्कूल जाते हैं तो आप ट्यूशन क्यों जाते हैं? इसका मतलब है कि आप स्कूल में ध्यान से अपनी स्टडी की तरफ तवज्जो नहीं देते, आप अपना काम नहीं करते, अपने टीचरों के लेक्चर जो है आप गौर से नहीं सुनते, तो आपको ट्यूशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो इन बच्चों को चाहिए कि आप जो है जब आपका क्लास टीचर आपको पढ़ा रहा होता है आप तवज्जो से पढ़ें, तो आपको जो शाम को 2-2.5 घंटे ट्यूशन पे जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपके ऊपर मुनस्सर है कि आप जो हैं वो अच्छा पढ़ेंगे तो फिर आपको ट्यूशन नहीं जाना, तो खेल का टाइम वाकई में मिल जाएगा। आलम भाई वैसे वाकई में सही हेड ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो कायम कमेटी उसके आप जो कहते हैं ना कि चुन के बंदा बनाया। अच्छा जी, अब आते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ, मुझे ये बताइएगा कि एक तो कौन सी आईसाइट के नंबर को लेसिक हो सकता है और मैक्सिमम क्या नंबर होता है जिस पर लेसिक आप फील करते हैं? क्योंकि ये कहते हैं ना कि अब मोतिये का एक टाइम होता है कि जब कैटरिक होता है तो कहते हैं कि अभी कच्चा है, ये है ABCD, और उसके बाद अब तो इसको फॉरन से पहले ऑपरेट करवाएं। तो इसमें लेसिक में भी कोई ऐसा है कि ये वाली स्टेज आ गई तो अब तो फॉरन लेसिक करवा लें? अच्छा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपकी कॉर्निया की थिकनेस कैसी है और उसकी मैपिंग कैसी है। अगर कॉर्निया की थिकनेस अच्छी है तो फिर तो आप 12-13 नंबर तक जो है ना वो लेज़र करके चश्मा उतार सकते हैं। अगर कॉर्निया की थिकनेस कम है तो उस केस के अंदर आप जो है जितनी थिकनेस है उसको कैलकुलेशन होती है उसकी कि कितनी थिकनेस के एक डायोप्टर जो है वो इतने माइक्रॉन्स कॉर्निया को एब्लेट करना होता है हमने, ठीक है। तो वो सारा का सारा डिपेंड करता है कॉर्निया की थिकनेस के ऊपर और उसकी मैपिंग के ऊपर। लेकिन अगर अच्छी थिकनेस है तो आप 12-13-14 नंबर तक जो है ना वो लेज़र करके चश्मा लेसिक करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे खिज़र महमूद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मैं साथ साथ इनके लिए ज़रूर कहूँगा कि मैं इनसे पूछ रहा था कि हम आपका नाम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नाम बता दें। नाम मैंने पढ़ लिया था भाई। अच्छा, कैमरे के उस पार कुछ लोग मौजूद होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि हम बात तो करते हैं लेकिन ये लोग जो है वो स्टेबलिटी करवाते हैं और उनके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा बैकबोन का काम करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ सर? जी हाँ, बिल्कुल। और अब कल से तो आपके बात, तो मैं वैसे फ़ैन हो गया आपका, आपकी बातों के बाद से, वो मैं ऑन एयर नहीं बोलूँगा, मैंने पहले बोला था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लेसिक हो गया, उसके फ़ौरन बाद आप क्या कहते हैं कि अब चश्मा उतर जाएगा, या आप कहते हैं कि 2-4 दिन प्रिकॉशन के लिए आप चश्मा पहनें? नहीं, बिल्कुल। जिस वक्त ये मैं इसको कहता हूँ कि ये सर्जरी नहीं होती है, ये जादू होता है। कोई भी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोसीजर ऐसा नहीं होता है, चाहे आप ऑर्थोपेडिक्स का ले लें या आप जनरल सर्जरी का ले लें या ENT का ले लें, कि आप सर्जरी करें और उसके 5 मिनट के बाद ही आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आ जाएं। ठीक है। ये वाहिद चीज़ ऐसी होती है कि 12 नंबर का भी आप चश्मा पहने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लाइंड हैं बगैर चश्मे के। इवन होता ये है कि 4 या 5 नंबर का भी चश्मा होता है तो पेशेंट को ये करना होता है कि सुबह जब सो के उठता है तो पहला काम ये करता है कि वो बराबर में अपना चश्मा टटोलता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरी एक पेशेंट थी, वो तकरीबन 9 या 10 नंबर का चश्मा पहनती थी। तकरीबन उसकी जब मैंने लेसिक किया तो उसकी एज 23 या 24 साल थी। तो वो बचपन से ही क्लास 1 या 2 से उसका चश्मा लग गया था, 6-7 साल की उम्र से। और उसका जब वो मेरे पास आई है तो वो तकरीबन 9 या 10 नंबर का चश्मा पहनती थी। तो उसका जब लेसिक हुआ है तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सो के उठी है, माँ ने जब उसको उठाया तो वो उसने चश्मा अपना तलाश कर रही थी। तो माँ ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो कह रही मैं चश्मा देख रही हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो लेसिक हो गया। तो कहती है हाँ मेरा तो लेसिक हो गया, मुझे तो सब नज़र आ रहा है। माशाल्लाह। तो आदत ऐसी पड़ गई होती है कि वो आदमी सुबह उठ के चश्मा टटोल रहा होता है।
तो ये ऐसा जादू होता है कि आप जब टेबल से उठ के जाते हैं तो आपकी अगर 12 नंबर है तो समझ लें कि उस 12 में से 10 नंबर उड़ गया जबरदस्त, उसी वक्त, यानी इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो उसकी नज़र ऐसी हो जाती है कि वो चल के जा रही होती है। 5 से 10 मिनट के बाद फिर मैं उसको स्लिट लैम्प पे एग्जामिन कर रहा होता हूँ और फिर मैं विजन दोनों आंखों के साथ जब चेक करते हैं तो उसकी तकरीबन 90% हो चुकी होती है, माशाल्लाह। खासतौर से फेमटो लेज़र के बाद। माशाल्लाह। और बाय द टाइम वो घर पहुंचती है 1 घंटे में पेशेंट, तो उसकी तकरीबन 95% और 3 से 4 घंटे के अंदर तकरीबन 100% हो चुकी होती है नज़र। बिल्कुल डॉक्टर तो साहब, ये इसके इतने ड्रामेटिक इफेक्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं कि मैं इसको कहता हूँ कि ये सर्जिकल प्रोसीजर ही नहीं है, ये जादू है। ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब, अब क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है और आपके लिए कुछ सवालात ऐसे हैं जो कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। ये पूछा जा रहा है कि भैंगापन बच्चों में जो पैदाइशी होता है वो, तो उस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि हमने आलम भाई को कहा, हमने आपको भी हाईजैक कर लिया, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ कि हम हर बुध वाले दिन 10 से 11 में डॉक्टर साहब के साथ होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब क्योंकि सर्जरीज करते हैं और फिर कुछ लोगों को भी हम रेफ़र करेंगे डॉक्टर साहब की तरफ जो कि अनअफोर्डेबल हैं और जो डॉक्टर साहब एक कार खैर का काम करते हैं, जैसे कि आलम शेरवान साहब आपके मसलों का हल करते हैं, वैसे ये आपके, क्योंकि पढ़ेंगे आप तब जब आप देख सकेंगे। तो ये दोनों का इम्तजाज बहुत प्यारा है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो कुजीन ब्रज से गजाला के किचन में क्या बन रहा है ये जानेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान। और जनाब, वेलकम बैक। और अब चलते हैं किचन की तरफ और कुजीन ब्रज में गजाला कमाल क्या बना रही हैं ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम गजाला के किचन कुजीन ब्रज में, वेलकम। और आज हमेशा की तरह हम हाज़िर हैं नई ट्रिक एंड टिप्स के साथ और नई रेसिपी के साथ। तो आज का सबसे पहले आपको मैं ट्रिक ये देना चाहूँगी और टिप्स भी है कि प्याज हम जब भूनते हैं तो हमें कभी कभी जल्दी भी होती है कि जल्दी से भून जाए, तो हम क्या करते हैं, नीचे से गैस जल्दी से ऑन कर देते हैं कि प्याज जल्दी से। होता यह है कि साइडों के जो होते हैं किनारे वो जल्दी भून जाते हैं, सेंटर का प्याज जो है ना वो वैसे का वैसा ही रहता है। इसके लिए करना ये चाहिए कि एक चुटकी, जैसे ही आप भूनने लगे तो एक चुटकी नमक लेके आप उसमें डाल दें। इससे आपका प्याज जल्दी भी भून जाएगा और गले सड़ेगा भी नहीं और ये जो है ना करारा भी बनेगा। चुटकी मीन्स हम ये दो उंगली जब लेते हैं तो इसको मीन्स चुटकी। 3 चीज़ों को चुटकी नहीं कहते, इसको डैश कहते हैं, 2 चीज़ों को चुटकी कहते हैं। तो आज की हम रेसिपी के तरफ चलते हैं। आज की हमारी रेसिपी है स्टफ़ मीन्स पोटैटो। मीन्स मैंने इसलिए किया है कि ये बीफ में भी बन जाएगा और चिकन कीमे में भी बनता है और बीफ कीमे में भी बनता है, इसलिए मैंने ओनली मीन्स बोला है। स्टफ़ मीन्स पोटैटो है। तो आइए देखते हैं किस तरह बनाते हैं। झटपट सी है लेकिन बहुत एहतियात के साथ, कौन सी चीज़ पहले डालनी है और कौन सी चीज़ बाद में, इसको आप नोट कीजिएगा। बनाते हुए मैं इसको बताती भी जाऊंगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ज़ीरा हम ज़्यादा डालेंगे, 1 टेबलस्पून डालेंगे। हाँ, ये 2 आलू लिए हैं, 2 आलूओं को मैंने बॉयल करके आपको बताया ना कि आलू जब बॉयल करते वक्त, कल ही मैं बता रही थी कि कौन सी सब्जियां पहले और कौन सी गर्म पानी में बाद में करते। तो आलू जब हम बॉयल करते हैं इसको ठंडे पानी में, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे होते हैं, तो इसका छिलका उतार के करें। अगर आप छिलके के साथ करेंगे तो ये जब इसके आप स्टफिंग करेंगे या आलू कबाब बनाएंगे तो ये लेस छोड़ देंगे। तो इसलिए इसका ऊपर का छिलका उतार के हमेशा इसको बॉयल करें। इसके साथ ही हम डालेंगे इटालियन सीजनिंग, ये 2 टीस्पून डाल दें। इसके साथ हम डालेंगे पार्सले। इसमें मैं धनिया भी डाल सकते हैं, धनिया इसलिए नहीं डालती क्योंकि वो फिर पानी छोड़ देते हैं तो फिर स्टफिंग में ये प्रॉब्लम करते हैं। इसके साथ गार्लिक मैं 1 टीस्पून डालूंगी, ऑनियन पाउडर, और गर्म मसाला मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून की, थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है, ठीक। और 1 टीस्पून मैं डालूंगी इसमें पिंक सॉल्ट। फिर क्योंकि इतने मसाले डल चुके हैं इसलिए 1 टीस्पून मैं इसमें रेड लाल मिर्च, और क्योंकि मैंने पिंक सॉल्ट डाला है इसलिए 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी नमक, और 1 टीस्पून ही इसमें मेरा जाएगा काली मिर्च। अब ये देखिए मैंने ऑनियन लास्ट में डाल रही हूँ। अब इसमें 1/3
जो है ना 2 में 1/3 जो है ना चॉप ग्रीन चिली जाएगी और 1/4 कप 1/4 फॉर ये ऑनियन में ये देखिएगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ। 1/4 कप जो है ना मैं ऑनियन डालूंगी। ऑनियन लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि ये पानी छोड़ देता, फिर ये स्टफिंग में प्रॉब्लम करता है। इसको ऐसे हम मिला लेंगे आपस में। आपने मिलाना अच्छी तरह है इसको, ताकि जितनी भी इसको अच्छे से मिलाएंगे उतनी ही इसको जो है ना इसका जायका जो होगा ना जब मुंह में आएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। इस पॉइंट पे ये ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और ना ही हल्के में डालना क्योंकि एकदम जूसी हो जाए। इस पॉइंट पे आप देखिएगा कि मैंने कीमा लिया है। कीमे को मैंने जस्ट ओनली बॉईल किया, बॉईल करके नमक और काली मिर्च, अगर किसी को पसंद है तो अपने मसाले डाल सकता है, अदरवाइज़ इसमें जाते नहीं क्योंकि सारे मसाले आपने इसमें कर दिए। तो इसको अब अपनी स्टफिंग करना है। आपने ये लिया एक बोल सा, बोल तो ये जितना अब कबाब बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा आपने ज़्यादा लेना है। और आपने अपने हाथों का देख लीजिएगा अंदाज़ा, क्योंकि वहाँ टेबल स्पून उसमें नहीं होता क्योंकि कबाब कभी बड़ा कभी छोटा होता है। तो आप अपने हाथ से करेंगे तो आप देखिएगा, ये देखिए आपने स्टफिंग कितनी करनी है। अगर मैं कहूँगी 2 टेबल स्पून डाल देती तो आपके यानी ये आपका जो आलू का मैश पोटैटो वो कम है, तो वो फिर वो कहेंगे वो तो 2 कहा था तो 2 डाला तो वो तो बाहर निकल है। तो इसके ऊपर ही आप जो है ना ये देखिए, इसके छोटे छोटे भी बना सकते हैं। देखें जी, अगर आपके घर में मेहमान है, आपके पास सिर्फ 2 आलू हैं, ये देखें बड़ी अच्छी है, लेकिन आप किसी को 2 आलू नहीं रख सकते, आप चिप्स बना के नहीं रख सकते, और आपके पास 1 पाव से भी कम कीमा है, तो ये उस वक्त ये रेसिपी आपको बहुत काम देगी क्योंकि आप एक अलग डिश बना के अपने मेहमान के आके जब रखेंगे तो अलग उसका ये होगा कि भाई उसने हमें, ये देखें मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ अगर आपके पास 2 आलू और ज़रा सा कीमा, पाव से भी कम कीमा है, तो उसमें भी आप ये बना सके अपने 2 से 3 मेहमानों को खिला सकते हैं। अभी मैं एक ही बना के आपको दिखा रही हूँ, दूसरा बनाती हूँ। पहले आपने इसको अंडे बीट कर लिए थे, अंडों में यूँ करके डिप करना है अच्छे से, फिर आपने इसकी स्टफिंग करनी है। ये ब्रेड क्रम्ब लेके इसको ऐसे करना है आपने, फिर हाथों में यूं आप थोड़ा थोड़ा ऊपर से प्रेस करते जाए ताकि वो बाहर नहीं निकले ना। अब ये कीजिएगा कोशिश, अगर अच्छा इसको जो है ना 10 से 15 तकरीबन 25 मिनट फ्रिज में रखते हैं अगर आपके पास एक स्टफिंग करनी है। अगर मैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको डबल स्टफिंग करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। इसको ऐसे आपने करना है। देखेंगे थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको फिर आपने, मैं आपको बिल्कुल उन बहनों और बेटियों को बता रही हूँ जो घरों में अलग से काम कर ली, उनके पास इतने वो नहीं है, सांचे वांचे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपके हाथ ही आपके सांचे होते हैं, पहला सांचा तो आपका हाथ ही होता है। यहाँ पे इसको फ्राई कीजिए, हम वापसी भी आपसे पूछते हैं। आलम भाई की तरफ आएंगे। आलम भाई, मुझे बताइएगा कि बच्चों में जो तालीम का रुझान कम हो रहा है, उसकी बढ़ती वजह क्या है? निशान भाई, असल में देखें, जो आपका सवाल है वो बहुत अहमियत रखता है और इसमें हम जो है बड़ी डिटेल से इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम की बहुत कमी होती है, तो पूरा जो है इसके ऊपर बंदा खुल के जो है बात नहीं कर सकता है। असल में देखें, सबसे पहले जो मेरा अपना एक बनता है कि ऐसा क्यों है, ये सबसे पहले हम देखें कि हमारा पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो है, अब एक स्टूडेंट्स को हम एक साइड पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, वो क्या है, वो क्या तसल्ली बख्श है, क्या म्यारी है, क्या इस म्यार पे पूरा उतरता है जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन तमाम चीज़ों का मैं ख़ुद ही जवाब दे दूँ तो ये है कि बिल्कुल भी नहीं है। अब देखें कि जो बच्चा
पढ़ रहा है, ठीक है, उससे अपने फ्यूचर की गाइडलाइन है ही नहीं, उसे ये पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा या मुझे क्या करना है, ठीक है। तो और फिर हमारे साथ बदकिस्मती से यही होता है कि आपके मुल्क के अंदर जब से आप आज़ाद हुए हैं आप ये तयन ही नहीं कर सके कि हमारा सिलेबस क्या है, हम किस लैंग्वेज में हमने जो है अपनी एजुकेशन सिस्टम को रखना है। यहाँ पर जो है उर्दू है, सिंध में आते हैं तो जी सिंधी पढ़ाएं, बलूचिस्तान में जी बलोची पढ़ाएं, KPK में तो जी आप पश्तो पढ़ाएं, पंजाब में जो आपने पंजाबी की बुक लगाई हुई है, ठीक है। और फिर आप कहते हैं कि हमारी जो है कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है, फिर आपने सारे अपना सिलेबस जो है कुछ स्कूलों में इंग्लिश में रखा हुआ है और कुछ जो है आपने उर्दू में रखा हुआ है। यानी यहीं पर आपने बच्चों की जो है एजुकेशन को जो है वो तकसीम कर दिया, ठीक है, कि आपने बच्चों के अंदर यहीं जो है इम्तियाज़ जो है वो शुरू कर दिया, फ़र्क शुरू कर दिया और उनमें एहसास कमतरी जो है आपने वो पैदा कर दी, ठीक है, कि मैं छोटे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं उर्दू स्कूल में पढ़ रहा हूँ, एक बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसका मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक है, वो आगे निकलेगा, वही अफसर बनेगा, वही ब्यूरोक्रेट बन सकता है, मैं नहीं बन सकता हूँ। तो इसी लिहाज से जो है और फिर हमारे पास जो है कोई इम्तिहान का जो है सिस्टम जो है वो सही नहीं है, ठीक है। उस लिहाज से जो है हमारे बच्चे जो है कहते हैं कि जिन्होंने पढ़ लिया है वो क्या कर रहे हैं, तो हम मतलब क्यों तालीमी निज़ाम यकसा होना चाहिए। नाइंसाफ़ी, अगर एक ही लफ्ज़ एक ही जुमले में मैं कहूँ तो जब तक बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा और प्रॉपर हमारा एक वे नहीं बनाया जाएगा एजुकेशन का, तो हम ये बच्चे हमारे गैर मुतमईन नहीं रहेंगे। बिल्कुल जी। इसी के साथ आलम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ सवालात हैं जिसका हम नेक्स्ट टाइम पे हमने उसको टॉपिक रखना है। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे और कुछ नए मेहमानों के साथ मिलेंगे और फिर देखेंगे किचन में क्या हो रहा है। मिलते एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते से बाबत जी शान है सर।